दोस्तों आइए देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। जब हम प्रोग्राम करते हैं तब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएगी जहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे। तो वो कंडीशंस चेक करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स ऑलरेडी VB.NET में अवेलेबल है, जैसे कि ग्रेटर दैन। अगर दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में या फिर दो रियल नंबर्स में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ये जानने के लिए हम ये ग्रेटर दैन साइन यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है, ग्रेटर दैन पहले लेस दैन सिंबल, देन ग्रेटर दैन सिंबल, बीच में स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं है। या फिर दो अलग अलग कंडीशंस अगर चेक करनी है तो आप एंड की सहायता से वो दो कंडीशंस ज्वाइन कर सकते हो, और वो जो कॉम्पोजिट एक्सप्रेशन बनेगा एंड से पहले वाला कंडीशन और एंड के बाद वाला कंडीशन, अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है, अगर ये दोनों की वैल्यू ट्रू है तो ही एंड के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू ऐसा कंसिडर किया जाएगा, या फिर ये रिजल्ट जो है वो फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। वैसे ही आपके पास और भी ऑपरेटर है जिसमें और से पहले एक कंडीशन रहेगी और बाद में एक कंडीशन रहेगी। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन का वैल्यू अगर ट्रू है तो और का जो रिजल्ट है वो हो जाएगा ट्रू। इस तरह से आप ये कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज करके आप अपने कंडीशंस चेक कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे कि इफ जो भी कंडीशन है वो, देन यहाँ पे आपको वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, डायरेक्टली इफ कंडीशन देन, और यहाँ पे आपको वो जो भी स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा फॉर्म जो है वो है इफ कंडीशन देन। तो यहाँ पे आपको अगर एक से ज़्यादा अगर आपको स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं तो आपको यहाँ पे वो लिखने पड़ते हैं। जब आप देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है इफ कंडीशन में, वो अगर नेक्स्ट लाइन पे लेते हो तो आपको एंड इफ लगाना पड़ता है, ताकि प्रोग्राम कहाँ पे, मतलब ये इफ कंडीशन कहाँ पे एंड होता है, आपको वो एंड इफ की सहायता से आपको स्पेसिफाई करना होता है। वैसे ही एक और स्टेटमेंट है इफ कंडीशन देन। तो अगर ट्रू है ये कंडीशन तो वहाँ पे ट्रू वाले केस में कौन सा मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं वो आपको एल्स के पहले वाले लूप में लिखने पड़ते हैं और एल्स से पहले वाले स्टेटमेंट में लिखने पड़ते हैं। और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में एल्स और एंड इफ के बीच में आपको जो चाहिए वो आप सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। आइए एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम इफ कंडीशन और ये जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हमने देखे हैं उनका यूज करने की कोशिश करते हैं। chown. Chown is a command used to change file owner and group of a particular file or a directory. So to understand this command we need to have two groups and at least two users. So in this example I have used user called as ABC1 and a group called as ABC. So this actually is an admin command, but to understand this chown command we need to have these two groups and users. So let us first add one more group and one more user. So to fire this admin command we need to be root.
So in this Knoppix live CD, you can change your current user. Currently you can see who are you using the command who am I. You are Knoppix, means in this Unix system you have logged in as user Knoppix. You need to be root to fire the command user add. So to fire this user add command, we need to be root. So just type command su. Now you can fire the command who am I to check who currently you are. You are currently root now. So now you can fire the command user add space abc1. It means you are adding one more user called as abc1. Similarly, we need to have one more group. So fire the command group add space abc. So it means we are creating a group called as abc. Now this user and group add is over. You don't need to be root now. So exit the root by typing the command exit. Now we can understand this chown command. These commands which we have typed are not part of this regular Unix programming, but I have explained this command so that you won't be stuck while trying to run this chown command. Let us come back to our chown command. To fire this chown command, this is the first example, chown abc1 space t1. It means now for the file t1 we are changing the user to abc1. So if we do ls-lrt now, we can see that t1's user owner of t1 is Knoppix. So if we fire the command chown space abc1, the user that we have created recently, space t1. Now we are getting the same error that chown operation not permitted. Maybe this command is also not executable by the normal user. If we type who am I now, we can see that we are logged in as Knoppix. So again type the command su to change the current user to root. Now if we do who am I, we can see that we are logged in as root. Root is actually a admin user or a super user who has all type of accesses. So now if we type chown command again, chown space abc1 space t1. Now just do ls space -lrt. We can see that owner user is abc1 for the file t1. So this way we can change the owner of the particular file using the command chown space username, new username space the file name for which we have to change the owner user of that particular file. Similarly, we can type the other command as well. In this we are typing chown space abc1 :abc space t1. It means we are changing the group to abc and we are changing the user to abc1 for the file t1. So let us type this command chown space abc1 :abc space t1. abc1 is the
user that we have created using user add, and ABC is a group that we have created using group add using the root permissions or the root privileges. Now just have a look at the user and group of T1 before firing the command. Now after firing the command at command prompt, just type ls space -lrt. Now we can see that new user of the file T1 is ABC1 and new group of the file T1 is ABC. Previously it was Knoppix. So this way we have changed user and group of particular file in one shot using chown command. Similarly, we are rolling back everything to the original, that is chown knoppix space T1. So we are changing the user to Knoppix and we are changing the group to Knoppix, so that our all things will be rolled back. chown space knoppix space T1. Now if we do ls space -lrt, we can see that user and group are changed for this particular file T1. Now if we do who am I, we can see that we are logged in as root. So to come out of this root, we have to type exit once. Once we type exit, and if we do who am I again, we can see that we are now logged in as Knoppix. So this way, using chown command, we can change the owner and group of particular file. So the syntax is chown owner. Optionally we can specify a group for a particular file or directory. So we have to specify the file or directory name. Thank you.